हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बर्न का मैनेजमेंट। बर्न थर्ड ईयर का टॉपिक है ये। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा दिया है, आज इसका सेकंड पार्ट है। इसमें स्टार्ट करते हैं हम बर्न को किस प्रकार इसका मैनेजमेंट किया जाता है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें इसको डिवाइडेड किया जाता है। इसके डेप्थ ऑफ बर्न, कितने परसेंट बर्न, कितने डिग्री का बर्न हुआ है, उस हिसाब से इसका मैनेजमेंट किया जाता है। फर्स्ट करने देखते हैं। It is important to estimate the depth of burn to assess its severity and to plan future wound care. It is important to estimate depth of burn to assess its severity and to plan future wound care. इसकी सीवियरिटी को असेस करने के लिए हम पहले इसका पता लगाते हैं कि कौन सा डिग्री का बर्न हुआ है और कितने डेप्थ तक वो बर्न बॉडी के अंदर बर्न हुआ है। उसके हिसाब से हम वुंड केयर करते हैं और इसको हमने फर्दर 3 भागों में यानी 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइडेड किया। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न और इसको हम किया है थर्ड डिग्री बर्न। जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, उसके बाद सेकंड डिग्री बर्न होता है और फिर होता है थर्ड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न को हम पार्शियल थिकनेस बर्न बोलते हैं, जो वेरी पेनफुल होता है, और थर्ड डिग्री बर्न को हम बोलते हैं फुल थिकनेस बर्न, जो पेनलेस होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या और कोज क्या है बर्न की। फर्स्ट डिग्री बर्न देखते हैं इसके अंदर। अगर इसकी फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके अंदर पेशेंट का एरिथीमा देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पर एब्सेंट देखने को मिलेगी फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। और ऐसा बर्न की जो कॉज होती है वो होता है सनबर्न। सेकेंड डिग्री बर्न पार्शियल थिकनेस बर्न होता है। इसके अंदर आपको रेड, मोटेड और फ्लैश बर्न देखने को मिलेगा। इसमें ब्लिस्टर की फॉर्मेशन होगी, साथ में उसके अंदर फ्लूइड आपको देखने को मिलेगा। इसकी कॉज है कॉन्टैक्ट विद हॉट लिक्विड। हॉट लिक्विड के संपर्क में आने से ये आपको सेकेंड डिग्री का बर्न हो सकता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न को फुल थिकनेस बर्न या पेनलेस बर्न के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर स्किन लेदर की तरह स्किन हो जाती है, डार्क हो जाती है और ड्राई हो जाती है। इसकी कॉज है फायर, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू हॉट लिक्विड या अदर ऑब्जेक्ट। इसके कारण ये आपको फोर्थ डिग्री का बर्न, जो थर्ड डिग्री बर्न होता है, इसको फुल थिकनेस बर्न बोलते हैं या फिर पेनलेस बर्न भी कहा जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। पेनलेस बर्न इसको इसलिए कहा जाता है, इसके अंदर नर्व सेंसेशन जो होता है और जो नर्व एंडिंग होती है वो बर्न हो जाती है। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर इट इज़ कॉमन टू फाइंड ऑल 3 टाइप विद इन द सेम बर्न पॉइंट एंड द डेप्थ में बी चेंज विद द टाइम, स्पेशली इफ इन्फेक्शन अकर्स। एनी फुल थिकनेस बर्न इज कंसिडर्ड सीरियस। और इसके अंदर देखते हैं जो तीनों टाइप का बर्न होता है वो सभी अलग अलग जो वुंड केयर होती है इसके अंदर सब में अलग अलग करती है और हम चेंज करते हैं उसको वुंड की केयर को, और उसके डिप के हिसाब से कितना % बर्न हुआ है उस हिसाब से उसको चेंज करना होता है, ताकि हम इस इन्फेक्शन से उसको पेशेंट को इन्फेक्शन से हम बचा सकें। उसके बाद फुल थिकनेस बर्न को हम सीरियस बर्न मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर नर्व एंडिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए हम इसको जो फुल थिकनेस बर्न होता है इसको हम सीरियस बर्न के नाम से जानते हैं। सीरियस बर्न के अंदर इसको कंसिडर किया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं सीरियस बर्न को जो हॉस्पिटलाइज करने की रिक्वायर होती है, कितने डिग्री या कितने % बर्न पर हम एक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है या हॉस्पिटलाइज करना आवश्यक होता है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं ग्रेटर देन 15% बर्न इन अडल्ट। अगर अडल्ट पेशेंट है उसके अंदर 15% से ज़्यादा बर्न हुआ है तो ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। सेकेंड्स के अंदर देखते हैं 10% बर्न इन चाइल्ड। अगर ग्रेटर देन 10% चाइल्ड इन बर्न इन चाइल्ड, अगर बच्चों के अंदर 10% से ज़्यादा अगर बर्न हुआ है तो बर्न जो परसेंटेज होता है उसको नापने के लिए हम रूल ऑफ 9 यूज में लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसके बर्न को असिस्ट करते हैं। तो अगर 10% से ज़्यादा बर्न है बच्चों के अंदर तो उसको हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद देखते हैं एनी बर्न इन वेरी यंग एंड द एल्डरली एंड द फर्म इन फुल थिकनेस बर्न। अगर फुल थिकनेस बर्न है, एल्डरली को बर्न हुआ है और वेरी यंग वोमेन को या मैन को अगर हुआ है बर्न, तो ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर बर्न स्पेशली रीजन फेस, हैंड, फीट, पेरिनियम। अगर बर्न जैसे कि फेस पे हुआ है, हैंड में हुआ है, फीट के अंदर हुआ है और पेरिनियम एरिया के अंदर हुआ है, तो ऐसे बर्न में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता होती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। सेकेंड्स के बाद होते हैं इनहेलेशन इंजरी। अगर इनहेल हो गया है, हम कोई चीज़ जो गर्म चीज़ है उसको इनहेल कर लिया हमने, उसके कारण इंजरी हो गई, तो ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना होता है। और ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनके अंदर एयरवे को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट के बाद देते हैं एसोसिएटेड ट्रॉमा और सिग्निफिकेंट प्री बर्न इलनेस, जैसे कि डायबिटीज़। अगर पेशेंट को इलनेस पहले ही कोई इलनेस है या बर्न हुआ है या ट्रॉमा हुआ है
और पेशेंट डायबिटीज़ का है तो ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जो इलनेस होती है, वुंड की हीलिंग की जो स्टेज होती है वो थोड़ी ग्रोथ जो होती है स्टेज जो जल्दी ठीक होने की जो अवस्था होती है वो कम हो जाती है और पेशेंट में इसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत ही डिले हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं वुंड केयर। वुंड केयर के अंदर आता है फर्स्ट एड। जैसे ही कोई पेशेंट उसको बर्न हुआ तो हमारी फर्स्ट केयर क्या होगा, फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम उसके अंदर कैसे करेंगे, तो उसके अंदर देखते हैं हम फर्स्ट एड के अंदर, इफ़ द पेशेंट अराइव एट द हेल्थ फैसिलिटी विदाउट फर्स्ट एड हैविंग बीन गिवन rinse the burn thoroughly with cool water to prevent further damage and remove all burn clothing। अगर कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल की कैजुअलिटी के अंदर आया है और उसको बर्न हुआ है तो फर्स्ट हमारी जो थिंक होनी चाहिए, जो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो हमें क्या करना है, उसको जो फर्दर डैमेज हो रहा है उस डैमेज से पेशेंट को बचाना है और वहाँ पर कूल वाटर का हमें उपयोग में लेना है ताकि जो डैमेज हो रहा है ज़्यादा वो स्टॉप हो सके, फर्दर डैमेज से हम उसको प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट के बाद जो क्लोथिंग है, जो बर्न क्लोथिंग हुई है उसको हमें रिमूव करना है। बर्न क्लोथिंग को हमें रिमूव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम करेंगे तो फर्दर डैमेज से पेशेंट को हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखते हो फर्स्ट एड के अंदर, इफ़ द बर्न एरिया इज़ लिमिटेड immerse the site in cold water for 30 minutes to reduce pain and edema and to minimize tissue damage। अगर बर्न एरिया जो है वो इम्प्रेस हुआ है, लिमिटेड एरिया के अंदर हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें 30 मिनट तक उसको कोल्ड वाटर से रेडिकेट करना होता है एरिया को, ताकि वहाँ पर पेन को हम रिड्यूस कर सके और जो एडिमा हुआ है उसको भी हम मिनिमाइज कर सके और जो डैमेज होने वाला है इसके कारण जो ज़्यादा डैमेज हो सकता है उस डैमेज को हम फर्दर डैमेज को हम मिनिमाइज कर सके। इसलिए हम 30 मिनट तक कोल्ड वाटर से उसको इरिगेट करते हैं ताकि पेन को रिड्यूस कर सके, एडिमा को कम कर सके और जो डैमेज होने वाला है ज़्यादा उस डैमेज को हम मिनिमाइज कर सकें। अब इसके बाद देखते हैं फर्स्ट एड के अंदर थर्ड जो है उसके अंदर देखते हैं, इफ़ द एरिया ऑफ द बर्न इज़ लार्ज आफ्टर हैज़ बीन ड्यूस्ड विथ कूल वाटर, apply clean wipes about the burn area to whole patient to prevent systemic heat loss और hypothermia। जो बर्न का पेशेंट होता है, जैसे जो बर्न का पेशेंट है और लार्ज एरिया के अंदर उसको बर्न हुआ है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर हमें कोल्ड वाटर अप्लाई करनी चाहिए पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के ऊपर, ताकि हम पेशेंट को सिस्टमेटिक हीट लॉस से पेशेंट को बचा सकें। जो स्केलेटल होती है एडल्ट के अंदर, वहाँ पर हमारी थर्मोजेनेसिस होती है तो हीट का प्रोडक्शन होता है। अब पेशेंट के अंदर अगर बर्न ज़्यादा हुआ है तो हीट लॉस होगी, जिसके कारण पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। हीट के कारण कोल्ड टॉलरेंस के अंदर पेशेंट जा सकता है और पेशेंट हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो इस कंडीशन को या हाइपोथर्मिया को, जो हाइपोथर्मिया होता है उसमें बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे चला जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हम हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट कहते हैं और ऐसे पेशेंट में हमें हीट को लॉस होने से बचाना होता है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हाइपोथर्मिया इज़ पार्टिकुलर रिस्क इन यंग चिल्ड्रन। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर जो हाइपोथर्मिया का रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्राउन एडिपोज टिश्यू द्वारा बच्चों के अंदर थर्मोजेनेसिस की जो क्रिया होती है वो होती है, यानी हीट का प्रोडक्शन जो बच्चों के अंदर होता है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू के कारण होता है, जो कि बर्न के कारण जल जाता है, बर्न हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और डिस्ट्रॉय होने के कारण आपकी जो थर्मोजेनेसिस की क्रिया होती है वो कम हो जाती है और बच्चों के अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चों के अंदर हमें ध्यान रखना होता है स्पेशली हाइपोथर्मिया का। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम फर्स्ट एड के अंदर, फर्स्ट 6 आवर फॉलोइंग इंजरी आर क्रिटिकल, ट्रांसपोर्ट द पेशेंट विद सीवियर बर्न टू ए हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। जो शुरू के 6 आवर्स होते हैं बर्न के बाद पेशेंट के, मैंने कल आपको बताया था नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो 48 आवर होते हैं कोई बर्न वाले पेशेंट के अंदर, तो वो बहुत क्रिटिकल मानते हैं क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का लॉस ज़्यादा होता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, हमें क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। ऐसे पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, बर्न वार्ड के अंदर रखा जाता है, या फिर जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल उसको हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है ताकि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटी पेशेंट को मिल सके और पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके और बर्न से पेशेंट को हम फर्दर डैमेज होने से पेशेंट को हम बचा सकें, उसकी लाइफ सेविंग कर सकें। नेक्स्ट फर्स्ट एड के बाद आता है इनिशियल ट्रीटमेंट। हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट एड हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इनिशियल ट्रीटमेंट के अंदर देखते हो इनिशियली बर्न आर स्ट्राइल
एंड फोकस द ट्रीटमेंट ऑन स्पीडली हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। जैसे फर्स्ट एड हो जाता है उसके बाद हमें इनिशियली हमें क्या करना होता है, बर्न के पेशेंट स्टराइल तरीके से उसकी केयर करनी होती है, क्योंकि बर्न के पेशेंट के अंदर सेप्टिक शॉक होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा फोकस ये रहता है कि ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो, स्पीडली ट्रीटमेंट दे ताकि जल्दी से हीलिंग हो और हम इन्फेक्शन से पेशेंट को बचा सकें या सेप्टिक शॉक से पेशेंट को हम बचा सके। इसीलिए हमें पेशेंट की जो केयर करते हैं वो स्टाइल तरीके से करते हैं और जल्दी स्पीडली करते हैं ताकि हीलिंग जल्दी हो और पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम इन ऑल केस एडमिनिस्टर टेनेक्स प्रोक्सेलिक्स, जो इसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस होता है, टेटेनस प्रोफाइलैक्सिस, टीटी का इंजेक्शन जो होता है उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं बर्न के पेशेंट के अंदर। 48 आवर्स के अंदर हमें बर्न के पेशेंट को हमें टेटेनस टॉक्सोइड या टेटेनस प्रोफाइलैक्सिस का इंजेक्शन हमें देना होता है, टीटी जिसको बोलते हैं हम, तो वो हमें देना होता है ताकि पेशेंट में इम्यूनो जो टीटी का टॉक्सोइड हो या इम्यूनोग्लोबिन है वो हमें पेशेंट को प्रोवाइड कर सके, टेटेनस होने से पेशेंट को हम बचा सके। इसलिए हमें टेटेनस प्रोफाइलैक्सिस एडमिनिस्टर करना होता है एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट के बाद देखते हैं एक्सपेक्ट इन वेरी स्मॉल बर्न deprived all bluish exercise added narcotic dead tissue initially and deprived all necrotic tissue over the first several days। तो शुरू के जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं उसके अंदर जो क्या होता है, जो स्मॉल बर्न होता है वो डेड टिश्यू के अंदर कन्वर्ट होने के चांस होता है। जो एरिया होता है वह नेक्रोटाइट हो जाता है, नेक्रोटिक का मतलब वो डेड एरिया हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट 6 आवर पेशेंट की अच्छे से केयर करनी होती है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं नेक्स्ट के बाद देखते हैं आफ्टर डेब्रिटमेंट जेनेटिकली क्लीन्स द बर्न विद 0.25% या 2.5 ग्राम पर लीटर क्लोरोहेक्सेडिन सॉल्यूशन, या फिर 0.1% या 1 ग्राम पर लीटर सिट्रीमाइड सॉल्यूशन लेते हैं, सिट्रीमाइड सॉल्यूशन एंड अनदर माइल्ड वाटर बेस्ड एंटीसेप्टिक यूज में लेना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जैसे हमने नार्कोटिक डेड टिश्यू के लिए डिब्रेंड यूज में लिया था, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम क्लीन बर्न को क्लीन्स करते हैं। क्लीन करने के लिए हम क्लोरोहेक्सेडिन यूज में लेते हैं और क्लोरोहेक्सेडिन यूज में लेते हैं 0.25% या फिर 2.5 ग्राम पर लीटर क्लोरोहेक्सेडिन यूज में लेते हैं। या फिर अगर ये हमारे पास नहीं है तो उसके बाद हम सिट्रीमाइड सॉल्यूशन यूज में लेते हैं 1 ग्राम पर लीटर या 0.1%। या फिर उसके बाद में माइल्ड वाटर एंटीसेप्टिक बेस्ड सॉल्यूशन भी हमें यूज में ले सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट के बाद देखते हैं डू नॉट यूज अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। हमें अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन बिल्कुल भी यूज में नहीं लेना है। एक पेशेंट जिसको बर्न वाले पेशेंट को हमें यूज में नहीं लेना है अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट के बाद देखते हैं जेनेटिकली स्क्रबिंग विल रिमूव द लूज narcotic tissue, apply thin layer of the antibiotic cream, silver sulfadazine। जो नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हमें अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन यूज में लेना नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, नार्कोटिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए हम जेनेटली रब करते हैं, स्किन को हल्के से उसको रबिंग करके उसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में एंटीबायोटिक क्रीम की हल्की सी लेयर, मोटी थोड़ी पतली लेयर से उसको बिल्कुल कवर कर देते हैं। और वो जो एंटीसेप्टिक यूज में लेते हैं क्रीम वो होता है सिल्वर सल्फाडाइजिन। सिल्वर सल्फाडाइजिन एंटीसेप्टिक क्रीम हम यूज में लेते हैं एक लेयर के रूप में। नेक्स्ट के बाद देखते हैं ड्रेस द बर्न विद पेट्रोलियम गॉज एंड ड्राई गॉज थिक इनफ टू प्रिवेंट स्पेस टू आउटर लेयर। हम इसके बाद क्या करते हैं, हमने पेट्रोलियम जेली लेनी होती है बर्न एरिया को ड्रेसिंग करने के लिए। ड्रेसिंग करने के लिए हमें पेट्रोलियम जेली यूज में लिए, साथ में ड्राई गोज पीस यूज में लेते हैं ताकि हम जो लेयर के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे फ्लूइड निकलता है, उसको हम प्रिवेंट कर सके, उस लेयर को हम कंप्रेस करके उसको प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम यूज में लेते हैं पेट्रोलियम गोज। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम डेली ट्रीटमेंट क्या होगा। तो डेली ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। बर्न का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डेली ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं बर्न के पेशेंट के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।